बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एब्रीवेशन उसकी क्या होगी, पीडी कह लेंगे, ठीक है ना। तो ये है प्राइस इलास्ट, या इसको आप ये भी कह सकते हैं इलास्टिसिटी और यहाँ पे पी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। समझ गए, ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। इस दोनों का मतलब इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं। अच्छा ये भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। ये सारे नोटेशंस हैं, कोई भी लिख लें, लेकिन इनका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। देयर आर there are 3 methods to measure the price elasticity of demand. नंबर वन क्या है जी? नंबर वन है टोटल आउटले मेथड, ठीक है। नंबर वन इज टोटल आउटले मेथड। नंबर टू है जी परसेंटेज मेथड। और नंबर थ्री जो है वो है ग्राफिक मेथड। तो ये हमारे पास 3 मेथड है। तो इसको ये किसके मेथड है भला? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड है, 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स किसके हैं ये? टू मेजर दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना जी। तो अब ये जो टोटल आउटले मेथड है, इसको और क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी टोटल आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इसी को ही टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। तो ये तीनों इसी के नाम हैं। अच्छा, फिर है परसेंटेज मेथड। तो अच्छा, इससे ये जो टोटल आउटले मेथड है ना, ये मार्शल ने दिया था, तो ये इसको मार्शिलियन मेथड भी कहते हैं, मार्शिलियन मेथड, ठीक हो गया जी। और ये जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड जो है ये फ्लक्स ने दिया था, फ्लक्स मेथड, ये बंदे का नाम है, ठीक है ना। तो परसेंटेज मेथड कहते हैं इसको। तो ये क्लियर होगी बातें आपको। इसको तीसरा ग्राफिक मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक हो गया। तो ये किसके मेथड 3 है? ये पहली जो काइंड है ना, ये वाली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी बात कर रहे हैं। ये इसको पहले हम मेजर कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो इसको मेजर करने के ये 3 तरीके हैं, 3 तरीके इस पहली को मेजर करने के हैं, ठीक है ना जी। अब इसमें देखें तो इसमें जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, वो क्या है? फर्स्ट मेथड है टोटल आउटले मेथड। अब जो आउटले है, मैंने उसका मतलब बताया आपको,
इसका मतलब है एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक चीज़ और ज़हन में रखनी है कि आप लोग जिस भी पेपर को पढ़ रहे हो तो उसकी टर्मिनोलॉजी दूसरे पेपर की टर्मिनोलॉजी में मिक्स नहीं करनी। जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो मेरा फील्ड नहीं है अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग में हो सकता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस कोई ऐसे दो वर्ड्स आ जाएं, तो वो कहें जी एक्सपेंडिचर किसी और को कहते हैं, एक्सपेंस किसी और को कहते हैं, तो उधर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो इधर नहीं अप्लाई करनी, ठीक है ना। और जो इधर यूज़ होगी वो उधर नहीं करनी। अगर ये टर्मिनोलॉजी एक ही टर्म उधर किसी किसी और तरीके से डिफाइन हो रही हो और इधर किसी और तरीके से, जैसे जैसे जो कहे उसी तरह ही करना है। मतलब इकोनॉमिक्स वाले जो कहें वो उस तरह करना है उस उनके पेपर में, और जिस तरह अकाउंटिंग वाले कहें उस तरह करना है आपने उनके पेपर में। ये नहीं कि दोनों जगह एक ही बात कर दें। हाँ, अगर एक कहते हैं तो फिर कर दें। ये अब आपको पता है, क्योंकि मेरा तो फील्ड नहीं है अकाउंटिंग। लेकिन अगर डिफरेंट बताते हैं तो फिर डिफरेंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये नहीं कहना कि जी उधर एक्सपेंडिचर का मतलब ये है तो इधर भी यही है। हो सकता है दोनों में सेम हो सकता है दोनों में डिफरेंट हो। ये तो आप दोनों पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। लेकिन मैंने इसलिए समझाया कि ये गलती ना करना कि एक ही टर्म जो है वो हर हर सब्जेक्ट में सेम मीनिंग नहीं देती होती, उसके फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल इधर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस एक ही बात है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना जी। तो एक्सपेंडिचर, इसलिए इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अभी थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर, ये मैंने अभी बताया कि ये किसने मेथड दिया था, ये डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, इसलिए इसको मार्शलियन मेथड कहते हैं। तो अभी ये पहले ये समझते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर का फार्मूला क्या है। टी ई मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर, उसका फार्मूला है पी इंटू क्यू। समझ गए, पी इंटू क्यू। जैसे आप को से पूछा जाए कि आपने पेन खरीदे हैं बाजार से, तो उस पे कितना खर्चा हुआ आपका, तो आप कहेंगे जी मैंने 2 पेन खरीदे हैं, क्वांटिटी कितनी आ गई 2, और 5 रुपए का एक पेन था, तो मेरे मेरे 10 रुपए खर्च हो गए, तो 10 रुपए एक्सपेंडिचर हो गया आपका। ये मुश्किल तो नहीं है एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। 2 पेन खरीदे हैं, 5 रुपए का एक पेन था, 10 रुपए मेरा खर्चा हो गया। इस तरह उस दुकानदार से पूछें जाके कि आपने कितने पैसे अर्न किए हैं, तो वो कहेगा मैंने 2 बॉल पॉइंट बेचे हैं, 5 रुपए का एक बॉल पॉइंट था, और मेरा 10 रुपए क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। तो ये रेवेन्यू का भी यही फार्मूला है, इसलिए इसको रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं, रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। समझ गए ना, क्योंकि सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा कि दो, आप कहेंगे 2 खरीदे हैं, वो कहेगा 2 बेचे हैं। आप कहेंगे 10 रुपए खर्च हो गए हैं, वो कहेगा 10 रुपए मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है, 10 रुपए मैंने अर्न किए हैं। समझ आ गई। तो रेवेन्यू का भी यही फार्मूला है, एक्सपेंडिचर का भी यही फार्मूला है। और इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करनी हो, वैल्यू, वैल्यू कहते हैं मालियत को, है ना। मालियत फाइंड करनी हो तो आपसे पूछा जाए कि 2 बॉल पॉइंट की मालियत क्या है, यानी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 10 रुपए। दो 2 × 5, तो दैट इज इक्वल टू 10। तो ये एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर भी 10 है, टोटल रेवेन्यू भी 10 है, और वैल्यू भी क्या है, 10 है। तो आपको ये समझ आ गया कि वैल्यू फाइंड करनी हो, रेवेन्यू फाइंड करना हो, या एक्सपेंडिचर फाइंड करना हो, फार्मूला क्या है, पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने आपको इस मेथड के अंदर जो ये एक लफ्ज़ है आउटले यानी एक्सपेंडिचर, वो मैंने समझाया है कि एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। समझ गए। तो अब अब क्या है, अब ये है कि इस मेथड के मुताबिक, इस मेथड के मुताबिक हमने ये मेथड कहता है कि जब हम डिग्री को डिटरमिन करते हैं, आपको याद होगा जब हम डिग्री को डिटरमिन कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने क्या किया था, हमने कंपेयर किया था किसको भला,
हमने कंपेयर किया था, ये देखें, हमने कंपेयर किया था, ये आपके सामने 3 ग्राफ है। हमने प्राइस को और क्वांटिटी को कंपेयर किया था, ये देखें, यहाँ प्राइस को और यहाँ पे क्वांटिटी को कंपेयर किया था, ये प्राइस को और यहाँ क्वांटिटी को कंपेयर किया था। और ये सिर्फ डेल्टा नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट चेंज है, समझ रहे हैं ना, प्रोपोर्शनेट चेंज, उनको कंपेयर किया था। तो एक्चुअली जब भी डिग्री डिटरमिन करते हैं इलास्टिसिटी की, तो हम उनका प्रोपोर्शनेट चेंज ले लेते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू, और फिर हम तय कर देते हैं। लेकिन ये जो मेथड मार्शल ने टोटल आउटले मेथड एक्सप्लेन किया है, इसमें क्या है, इसमें वो कहते हैं कि टू डिटरमिन दी to determine the price elasticity of demand, we would examine the relationship between price and total expenditures rather than price and quantity demand। ये बात समझ आई आपको? यानी जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करना है, तो इस मेथड के मुताबिक, टोटल आउटले मेथड के मुताबिक कैसे करना है हम लोगों ने, हमने पी और टीई का रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप आर पी का मतलब है रिलेशनशिप, बिटवीन, ये बी स्लैश डब्ल्यू का मतलब बिटवीन है। तो हमने पी और टी का रिलेशनशिप देखना है, बजाय इसके कि हम पी और क्यू डी का रिलेशनशिप देखें जैसे पहले किया था। पहले हमने पी और क्यू डी का रिलेशनशिप देखा था, ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, पी और क्यू डी का रिलेशनशिप देखा था, ये देखें, ये आपके सामने, ये पी था और क्यू, ये इधर पी में कितनी प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज आई थी, इस तरह क्यू में कितनी परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज आई है तीनों डायग्राम के अंदर। तो हमने डिग्री बता दी थी, ठीक है ना जी। एक और चीज बता रहा हूँ, वो ये कि जरा गौर से सुनना, वो ये कि जिस कर्व की टेंडेंसी जिस एक्सिस की तरफ ज्यादा होती है, उधर तब्दीली ज्यादा आती है, ये अपने दिमाग में बैठाएं बात। एक कर्व की टेंडेंसी जिस एक्सिस की तरफ ज्यादा होगी ना, उतनी तब्दीली उस एक्सिस की तरफ आएगी। अब जरा गौर करें, ये पहला जो ग्राफ है, इसकी टेंडेंसी वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है ना, तो इधर पी में तब्दीली ज्यादा आएगी। देखें इधर पी में ज्यादा तब्दीली आ रही। इस दूसरे, ये पहले में समझ आई, दूसरे ग्राफ में देखें तो इसकी टेंडेंसी वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है, सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा है। तो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा है, तो देखें एक्स में तब्दीली ज्यादा आ रही है, समझ रहे हैं ना, क्यू में यानी ज्यादा तब्दीली आएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्यू डी लिखा हुआ है। तो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि किधर ज्यादा तब्दीली आएगी। जिस कर्व की टेंडेंसी जिस एक्सिस की तरफ ज्यादा होगी, उधर ही ज्यादा तब्दीली आएगी। और ये देखें तो ये बिल्कुल मिड में है, तीसरे वाले में डिमांड कर्व, ना ये वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है ना एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये इक्वल है, समझ गए ना। तो ये भी एक मतलब एक समझने का तरीका है जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि किधर ज्यादा तब्दीली आ रही। अच्छा, अब क्या है, अब जो मार्शल ने अब बात की है इस मेथड के अंदर, टोटल आउटले मेथड के अंदर, वो कहता है पी और क्यू को देखने के बजाय पी और टी देखें। इसलिए तो इसको टोटल आउटले मेथड का है या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का है, क्योंकि इसमें प्राइस का रिलेशनशिप किसके साथ देखा जाता है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर के साथ देखा जाता है, लेकिन डिटरमिन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ही होनी है। इधर भी जब आप पी और क्यू डी के साथ देखते थे, तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ही मेजर हो रही थी। लेकिन अब फर्क ये है कि अब पी और क्यू के बजाय पी एंड टीई के साथ देखना है। कैसे देखना है, ये जरा मजीद समझते हैं इसको। देखें, हम ना यहाँ पे एक क्या करते हैं,
हम यहाँ पे टेबल से समझते हैं इसको। ये देखें, ये फर्ज करें P है और ये Q है। Q मीन्स QD है ना। और ये इसी तरीके से एक और टेबल बनाते हैं। यहाँ पे देखें, ये क्या है, P है और ये QD है। एक और टेबल बनाते हैं, ये P है और ये क्या है, QD है। अब आप देखें कि ये फर्स्ट टेबल के अंदर, सेकंड टेबल के अंदर और थर्ड टेबल के अंदर क्या हो रहा है। कीमत फर्ज करें 8 से 4 हो जाती है, इधर भी 8 से 4 हो जाती है, इधर भी 8 से 4। तो हमने तीनों के अंदर ये चीज़ देखी कि प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस कम हो रही है ना, चेक कर लें। तीनों टेबल्स के अंदर कीमत कम हो रही है, 8 रुपए से कम होकर 4 रुपए होगी। तो डिमांड क्या करेगी। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें आता है कि जब भी कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये देखें, ये 2 से क्या हो गई 4, ये 2 से क्या हो गई 6, ये 2 से क्या हो गई 3। अब जरा गौर करें, तीनों के अंदर देखें लॉ ऑफ डिमांड पूरा है। लॉ ऑफ डिमांड पूरा हो रहा है ना, क्योंकि तीनों में देखें तो प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। अब आपको डिग्री नजर आ रही होगी कि बढ़ तो तीनों में रही है, यानी डिमांड 2 से इधर 4 पे चली गई, इधर 2 से 6 पे चली गई, इधर 2 से 3 पे चली गई। तो बड़ी तो तीनों में है और तीनों में ही कीमत कम हुई है, लेकिन बढ़ने में फर्क है। कितना बड़ा है ये। अगर इससे डिमांड कर्व बनाएंगे तो पहले से भी बन जाएगा, दूसरे से भी, तीसरे से भी। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डिमांड कर्व बनेगा, यानी नेगेटिवली स्लोप बनेगा। लेकिन आपको अब यहाँ पे डिग्री भी नजर आ रही है, यानी जो हमने उधर बात की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने यही कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड just shows the direction of change, but it ignores the extent of change. Now you can see here, what is the extent of change। यहाँ पर 2 से आप कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आप 2 से आप 4 पे चले गए हैं, यहाँ पर 2 से आप 6 पे चले गए हैं, यहाँ पर आप 2 से आप 3 पे चले गए हैं। तो फर्क समझ आ रहे हैं आपको। अब आप यही 2 बातें प्लीज इधर देखें, ये P और QD के साथ देखें अगर सिर्फ, तो आप बता सकते हैं कि जितनी इसमें कमी हुई है इतनी उसमें इजाफा हुआ है। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ये इक्वल टू 1 है, यानी ये इक्वल इलास्टिक है। और इधर देखें तो कीमत में कमी की वजह से डिमांड में इजाफा, यानी ये 100% कमी हुई है। अगर परसेंटेज चेंज निकाल लें तो ये 2 से 4 होता तो ये 100% होता है ना, डबल हो जाता। जैसे यहाँ पे 100% इसमें कमी हुई है तो 100% ही इसमें इजाफा हुआ है। देख रहे हैं ना, समझ आ रही। 8 से 4 100% कमी है और 2 से 4 100% इजाफा है। यहाँ 100% अगर कमी हुई है तो इधर इजाफा 100% से ज्यादा हो रहा है। देखें 2 से 4 होता तो ये 100% होता, 2 से अब 4 नहीं है बल्कि 2 से ये 6 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि यहाँ इजाफा ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर इजाफा क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। लेकिन ज़्यादा इजाफा हुआ है तो फिर ये मोर इलास्टिक हो गया ना। और कमी भी देखें तो ज़्यादा हुई है, यानी 6 से डिमांड कम होकर 2 पर जाना, ये ज़्यादा कमी है। नहीं समझ आ रही बात। इजाफा भी ज़्यादा है 2 से 6, 2 से देखें डिमांड बढ़ के 6 पे पहुंच जाए तो ये ज़्यादा इजाफा है। और 6 से गिर के 2 पे आ जाए, ये भी ज्यादा कमी भी है। तो दोनों सूरतों में ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है और ये क्या है, मोर इलास्टिक है। ये क्या है, मोर इलास्टिक है, जिसको हम इलास्टिक भी कहते हैं। ठीक है ना, एक ही बात। तो इसको इक्वल इलास्टिक और क्या कहते हैं मैंने बताया था, इसको हम यूनिट इलास्टिक भी कहते हैं।
अच्छा, अब ज़रा यहाँ नोटिस करें तीसरे के अंदर, तीसरे टेबल के अंदर, तो डिमांड बड़ी तो है, 2 से कहाँ चली गई है 3, ये 2 से 6 पे गई थी, ये 2 से 3 है, कितना इजाफा है? डिमांड प्राइस के कम होने से डिमांड में इजाफा तो हो रहा है तीसरे में, लेकिन कितना हो रहा है? एक्सटेंट ऑफ चेंज जरा आप नोटिस करें तो आपको नजर आएगा थोड़ा इजाफा है। और कमी अगर हो जाए, यानी अगर कीमत 4 से 8 पे चली जाए तो डिमांड कम होनी है ना लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, तो ये 3 से 2 पर चली जाए तो ये कमी भी थोड़ी है। 2 से 3 और 3 से 2 कितनी चेंज है? थोड़ा सा तब्दीली। तो ये क्या है? ये लेस इलास्टिक। समझ आ रही बात? ये क्या है? ये लेस इलास्टिक है, जिसको हम इन इलास्टिक भी कहते हैं। बताएं, ये लेकिन ये मैंने जो समझाया ये आउटले मेथड नहीं है, क्योंकि आउटले मेथड कहता है कि पी और क्यू डी से नहीं बताना। आपने तो फिर दोबारा पी और क्यू डी से बता दिया, लेकिन अब हम ये इसलिए समझाया कि आपको दोबारा से समझ आ जाए। लेकिन अब हम इसको आउटले मेथड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने एक कॉलम खाली छोड़ा हुआ है। और अभी मैंने आपको टोटल एक्सपेंडिचर का फार्मूला बताया था कि पी को क्या करना है, क्यू से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये देखें, इस टेबल में पी और क्यू दोनों का डाटा मौजूद है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो जब आप टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे फाइंड करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास। वो कैलकुलेट कर लें आप, क्या फार्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर का? पी को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 16 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 करें तो दैट वुड बी 16। ये आप टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम पी और क्यू डी के बजाय पी और टी ई से बताएंगे, और यहाँ पर भी टी कैलकुलेट हो सकता है, तो वो 16 और यहाँ पे क्या आएगा भला? 24 आ जाएगा। शाबाश। और यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा? 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। अब देखें, अब पहले हम बता रहे थे इन दो के साथ, इन दो के साथ, इन दो के साथ, यानी ये पी और क्यू डी के साथ बता रहे थे, लेकिन टोटल आउटले मेथड क्या कहता है? टोटल आउटले मेथड कहता है कि आपने अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है तो पी और क्यू डी के बजाय पी और टी से बताना है। यानी अब हमने इन दो से बताना है, इन दो से, इससे और इससे बताना है, फिर इससे और इससे बताना है। समझ आ गई बात? तो अब ये कैसे बताएंगे, जरा आप खुद करें, जरा गौर करें। तो अगर इसमें देखें पी कम हो रहा है 8 से 4, तो पी के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 16। यानी 8 पर भी 16 था, 4 पर भी 16 है। तो आप कहेंगे प्राइसेस के कम होने से या प्राइसेस के बढ़ने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहे? सेम रहे, तो फिर क्या होगा? फिर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। मेरी बात समझ आ गई? ये पहली कहानी। अब दूसरी कहानी में देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? प्राइस 8 से क्या हुई? 4, यानी प्राइस क्या हो गई? कम। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 16 से क्या हो गया? 24, यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है। नेगेटिव रिलेशनशिप आया है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान। आप दोबारा देखें, प्राइस अगर 4 से 8 हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? 24 से क्या हो जाता है? 16, यानी प्राइसेस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ आ रही? प्राइसेस ज्यादा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कम है। प्राइस कम है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? ज्यादा है। तो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव आ जाए तो इलास्टिसिटी की डिग्री क्या होगी? ग्रेटर देन 1। समझ आ गई बात? ग्रेटर देन 1 होगी। अब तीसरी मेरी हेल्प करें। प्राइस क्या हुई? कम हो गई, 8 से क्या हो गई? 4। तो देखें टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, 16 से 12, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। और इसी तरीके से उलट चलें, 4 से 8 हुई, कीमत बढ़ गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? बढ़ गया। ज़्यादा कीमत पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, कम कीमत पे कम है, यानी रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव है।
पॉजिटिव का मतलब होता है कि डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है वहाँ पे, सेम है। अच्छा, अब जो है वो हमें बात समझ में आ रही होगी कि अब हम जो रिलेशनशिप बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप बता रहे हैं, ये वाली बात हो रही है। तो अब आप सिंपली नोटिस करें कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ तब्दीली आई है, पूरे उसके अंदर यहाँ पे तब्दीली आई है और यहाँ पे तब्दीली है, बाकी सारा डाटा सेम है, और इसकी वजह से यहाँ पे तब्दीली आ गई, यहाँ तब्दीली आ गई और यहाँ तब्दीली आ गई। यानी जब आप डिमांड का रिस्पॉन्स नेगेटिव तो रखेंगे लेकिन उसका डिग्री भी देखें ना, 2 से 4 जाना, 2 से 6 पे जाना, 2 से 2 से 3 पे जाना, 2 से 6 पे जाना, 2 से 4 पे जाना, तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है ना जी, तो ये क्लियर हो गई बात के नहीं। अच्छा, अब जो है वो हम बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आउटले मेथड, अकॉर्डिंग टू आउटले मेथड, तो आप बता सकते हैं। अब ये मैंने अभी बताया कि इसको हम टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, इसको हम टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं, रेवेन्यू मेथड। तो आप यहाँ पे टी ई की जगह पे टी आर भी लिख सकते हैं, ये टोटल रेवेन्यू भी है, ये क्या है, टोटल रेवेन्यू भी है, ये टोटल रेवेन्यू भी है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप सेलर हो, इफ़ यू आर अ सेलर, तो देन यू कैन गेट help from this method. How you can get the help from this method to determine the prices? देखें, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और वो आपसे कहते हैं कि हमें बताइए कि हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा रखें या कम रखें, तो आप कहेंगे कि दैट वुड बी डिटरमिन at the elasticity of demand. First we have to calculate the price elasticity of demand, then I would be able to tell you whether to increase the prices or decrease the prices, or the prices would be the same. तो वो आप कैसे बताएंगे। अब जब आप ये 3 तरह का डाटा आपके पास होगा, फर्ज करें आपकी कंपनी का डाटा ये है जिसमें आप देखते हैं कि कीमत कम कर दें या ज़्यादा कर दें, रेवेन्यू क्या रहता है, सेम। तो आप कहेंगे जी इलास्टिसिटी अगर 1 है तो फिर तो आप कीमत को बढ़ा लें या कम कर लें, रेवेन्यू सेम रहेगा, क्योंकि कंपनी के लिए फिर क्या इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू। तो कीमत के बढ़ाने या कम होने से अगर रेवेन्यू सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप प्राइस बढ़ा लें या कम कर लें, सेम आएगा। तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, तो आप फर्ज करें कि आपके पास ये टेबल भी नहीं है, सिर्फ डाटा से ही पता चल जाता है, ये इलास्टिसिटी आप फाइंड कर लेते हैं और वो इक्वल टू 1 आती है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे अपने ऑनर्स को कि वी नीड नॉट टू चेंज द प्राइसेस, क्योंकि इक्वल टू 1 है तो हमारा रेवेन्यू सेम ही रहेगा चाहे कीमत बढ़ा दें या कम कर दें। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन 1 आ जाती, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या डिसीजन करेंगे, फिर आप क्या कहेंगे, फिर आप, जस्ट अ मिनट, ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो फिर क्या करेंगे। फिर आप नोटिस करें तो उस ग्रेटर देन 1 में कीमत को बढ़ाना फ़ायदेमंद है या कम करना फ़ायदेमंद है। देखें रेवेन्यू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 जब आएगी तो कीमत में कमी करनी चाहिए, कीमत में कमी करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। 4 पे रखेंगे तो 24 हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अगर वो आपको कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, आप बताएं कीमत को बढ़ाएं या कम करें।
तो आप कहेंगे कम करें, क्योंकि कम करेंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। तीसरे में देखें, अगर वो आपको देते हैं मैसेज कि जी हमारी जो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, तो अब बताएं कीमत को बढ़ाना फ़ायदेमंद है या कीमत को कम करना फ़ायदेमंद है? तो आप कहेंगे कीमत बढ़ा दें, क्योंकि कीमत को बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा है। देखें यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। तो इसका मतलब ये है कि लेस इलास्टिक के अंदर प्राइस इंक्रीज करना बेनिफिशियल है फॉर द सेलर, यानी फॉर द seller if elasticity is less than 1, price increase is beneficial, useful। समझ आ गई? तो प्राइस में इजाफा करना उसके लिए फ़ायदेमंद। अच्छा, यहाँ पर देखें सेलर के लिए, फॉर सेलर इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, प्राइस जो डिक्रीज है इज यूजफुल। समझ आ गई बात? एंड इफ elasticity is equal to 1, no change in prices because total revenue remains the same। तो ये मैंने आपको इसी मेथड से इम्पोर्टेंस भी समझा दी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक इम्पोर्टेंस समझाई है, फॉर सेलर समझाई है। ये पूरा टॉपिक आएगा आगे चलकर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना जी? तो मैंने अभी एक इम्पोर्टेंस समझाई है, किसके लिए? सेलर के लिए। आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये है कि लेकिन जब आप इन तीनों टेबल से डिमांड कर्व बनाएंगे तो डिमांड कर्व पी और क्यूडी से ही बनना है, क्योंकि डिमांड कर्व तो पी और क्यूडी का रिलेशनशिप है ना, जो लॉ ऑफ डिमांड बताता है। ये नहीं करना कि डिमांड कर्व आप कहेंगे अब पी और टी से है। डिमांड कर्व तो पी और क्यूडी से ही बनेगा, लेकिन इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए आपने पी और टी का सहारा लिया था। समझ आई ना बात? डिमांड कर्व जब आप इसके बनाएंगे ना, तो किसके, इन तीनों के, तो वो इसी तरह ही बनेगा। यानी इस तरफ आप क्या लिखेंगे? क्यूडी, और इस तरफ पी लिखेंगे, और इसका डिमांड कर्व ये बनेगा। ठीक है ना जी? और जब आप इसका बनाएंगे तो ये प्राइस और ये क्यूडी, ये लेस इलास्टिक है ना, नहीं सॉरी मोर इलास्टिक है, तो ये फ्लैटर बनेगा ऐसे। और अगर आप इसका डिमांड कर्व बनाएंगे, आप ये बनाइएगा, आप लोग ये बनाइएगा और आप नोटिस कीजिएगा कि ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ। और ये ऐसे स्टीपर बनेगा। ठीक है ना जी? क्योंकि इसमें तब्दीली जो आ रही है, देखें 2 से 3 के दरमियान आ रही है डिमांड में, तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगा। तो ये लेस इलास्टिक होगा, ये मोर इलास्टिक होगा। ठीक है ना जी? और ये क्या होगा? ये इक्वल टू 1 होगा। समझ गए? अच्छा, ये इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 1, और ये लेस देन 1। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया पहला। पहला ख़त्म क्या हुआ? ये वाला तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर रहे थे, तो उसमें हमने पहला मेथड, इसका टोटल आउटले मेथड को समझ लिया। ये मार्शल ने दिया था, इसलिए इसको मार्शलियन मेथड भी कहते हैं। और इसमें ये कहता है मार्शल कि प्राइस और क्यूडी के बजाय आपको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के कॉलम से तय करना है कि इलास्टिसिटी की डिग्री क्या होगी। वो हमने करके देख ली। लेकिन अगर हमने प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर भी फाइंड करना हो तो हमें क्यूडी की तो ज़रूरत पड़ती है फिर भी, तो उसको मल्टीप्लाई करके तो आएगा। तो लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्ट कॉलम भी आ जाए
यानी प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का, तो आप QD फाइंड कर सकते हैं इसमें से, ठीक है ना जी। और लेकिन हमने रिलेशनशिप तो इसमें इन दो में देखना है। किसके लिए देखना है? इसके लिए। लेकिन जब डिमांड कर्व बनाना है तो फिर इन दो को ही मिलाना है, पी और QD को, पी और QD को, पी और QD, क्योंकि डिमांड कर्व तो ताल्लुक है किसका वाला, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, तो यहाँ तक एक मेथड खत्म हो गया। अब दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है परसेंटेज मेथड। अब ये पढ़ते हैं, ये किसने दिया था? ये फ्लक्स ने दिया था, फ्लक्स मेथड है ये, ठीक है ना जी। तो अब भी फ्लक्स मेथड पे बात करते हैं, परसेंटेज मेथड पे। तो सेकंड मेथड पे मैं आ रहा हूँ। सेकंड मेथड है फ्लक्स मेथड। ये कोई मुश्किल मेथड नहीं है, इसको परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सिंपली क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आप मेजर करेंगे, उसका फार्मूला होगा कि परसेंटेज चेंज इन Q ओवर परसेंटेज चेंज इन P। बस खत्म। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी परसेंटेज चेंज इन Q डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन P। और परसेंटेज चेंज आप लोगों को निकालना आता है, वो मैंने पहले समझाया था। परसेंटेज चेंज का क्या फार्मूला होता है? पहले तो चेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। ये बन गया प्रोपोर्शनेट चेंज। लेकिन इस प्रोपोर्शनेट चेंज को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपोर्शन परसेंटेज चेंज। तो ज़रा इसको करें, कैसे करेंगे? परसेंटेज चेंज क्यूब निकालेंगे, Q2 माइनस Q1 ओवर Q1, है ना। ये प्रोपोर्शनेट चेंज है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज बन गया इन Q। फिर क्या आएगा? फिर डिवाइडेड बाय क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन P। तो वो होगा P2 माइनस P1 ओवर P1 इंटू 100। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। अगर यहाँ गौर करें तो ये 100 से कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल कर दें तो फिर दोबारा प्रोपोर्शनेट चेंज ही बन जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज का फार्मूला याद है ना। प्रोपोर्शनेट चेंज का फार्मूला था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू, है ना। सिर्फ 100 से ज़रब देंगे तो परसेंटेज चेंज बन जाता है। तो ये 100 से कट भी सकता है, यानी अगर हम इसको काट दें, ऐसे काट दें, लेकिन काटना नहीं है, काटना नहीं है आपने इसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लाना है और फिर परसेंटेज को परसेंटेज चेंज से कंपेयर करना है। तो काटना नहीं है, लेकिन अगर काट दें तो ये बन जाएगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन Q डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन P, जो पहले हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है ना। तो काटना नहीं है हमने इसको, ये काटना नहीं है, ठीक हो गया ना जी। अच्छा, तो ये अब आपने देखना है। फॉर एग्जांपल आप के पास डाटा कोई होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा आ जाता है, ये आप कहते हैं ये प्राइस है, ये QD है, ये 5 है, ये 10 है ना। कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कीमत के बढ़ने से डिमांड क्या हो गई? 10 से 8 हो गई। अब आपने ये असाइनमेंट है आपकी छोटी सी, आपने करनी है, ठीक है ना। तो इसकी परसेंटेज चेंज निकालनी है आपने, फिर इसकी परसेंटेज चेंज निकालनी है, फिर डिवाइड करके देखना है कि क्या आता है जवाब, ठीक है ना। ये फार्मूले अब आपको पता है। इसमें से अब ये क्या हो जाएगा? अब इसमें आप इसको पॉइंट कह लें, आप कहें ये ए है, ये बी है ना। तो अब ये जो है, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये आपका ओल्ड वैल्यू होगी और ये आपकी क्या होगी? ये न्यू वैल्यू होगी। तो आपने क्या करना है? न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू, ये फार्मूला लिखा हुआ है ना,
ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनेट चेंज, ये फार्मूले दोनों अप्लाई कर लेने, ये वाले परसेंटेज चेंज निकालना है ऐसे। तो इसी तरीके से इसका मतलब ये वाली न्यू वैल्यू होगी, ये न्यू वैल्यू हो जाएगी, और ये ओल्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना जी, ये ओल्ड वैल्यू और ये क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू। निकाल लेंगे ना इसको, इस फार्मूले में पुट करके परसेंटेज चेंज निकालेंगे, और फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करके दिखाएंगे क्या आती। ठीक है ना जी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो ए ओल्ड और बी न्यू, और अगर आप बी से ए जा रहे हैं तो फिर बी ओल्ड और ए न्यू हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कि इलास्टिसिटी फ्रॉम ए टू बी या इलास्टिसिटी फ्रॉम बी टू ए, तो आपने दोनों तरह मेजर करनी है। ठीक है ना, ए टू बी भी करके देखना है तो, और बी टू ए भी करके देखना है। तो फॉर एग्जांपल 10% आता है क्यू में तब्दीली और 10% ही इसमें आती है, तो जवाब क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 1। तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, ये हो जाएगी यूनिट इलास्टिक। ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जांपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एग्जांपल है मैं ले रहा हूँ, इस डाटे के मुताबिक नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ कि ये आ जाता है 20% और ये आ जाता है 10%, तो जवाब आएगा ग्रेटर देन 1। तो इसे क्या कहेंगे भला, इलास्टिक, या इसे और क्या कहते हैं भला, मोर इलास्टिक, एक ही बात। इसी तरीके से अब आप यहाँ नोटिस करें कि अगर तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ 10% तब्दीली आती और ये 20% आती है, तो जवाब लेस देन 1 आएगा। इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक। इन इलास्टिक को और क्या कहते हैं भला, लेस इलास्टिक। तो अब आप खुद बता सकते हैं डिग्रीज। तो आप पहली यूनिट इलास्टिक को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप कहेंगे इफ द परसेंटेज चेंज इन क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन पी, देन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। इधर जब आप करेंगे तो आप कहेंगे इफ द परसेंटेज चेंज इन क्यू इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन पी, देन इट इज मोर इलास्टिक। और इसमें आप क्या कहेंगे, इफ द परसेंटेज चेंज इन क्यू इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन पी, देन इलास्टिसिटी इज लेस इलास्टिक। क्लियर होगी जी बात। ये परसेंटेज मेथड है, इसमें मजीद बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना ही कर रहा हूँ जितनी आप लोगों को ज़रूरत है। एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि इलास्टिसिटी प्रोडक्ट की नहीं होती है, इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड की होती है। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि पंखे की इलास्टिसिटी, पंखे की इलास्टिसिटी नहीं है, पंखे की डिमांड की इलास्टिसिटी है। और जब सप्लाई में जाएंगे तो पंखे की सप्लाई की इलास्टिसिटी होगी। तो इलास्टिसिटी डिमांड की होती है, प्रोडक्ट की नहीं होती। प्रोडक्ट तो जो होती है वो वैसे ही होती है, उसकी डिमांड कितनी रिस्पॉन्स कर रही है तो वो आपने बताना होता है। तो ये दो मेथड समझ आ गए आप लोगों को, परसेंटेज मेथड और आउटले मेथड। अब हम अब हम अब हम क्या करते हैं, अब हम तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं। तीसरा मेथड है तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड या ग्राफिक मेथड। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, बाकी कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये। अच्छा अच्छा, अब हम तीसरे मेथड पे आ जाते हैं। तीसरा मेथड जो है वो क्या था भला, वो था ग्राफिक मेथड, थर्ड मेथड। यहाँ ख़त्म हो गया ये। तीसरा मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड या इसको हम कहते हैं ग्राफिक मेथड। अच्छा, ये बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो, और मेरा ख्याल है आप सब ने मैट्रिक की हुई है। तो मैट्रिक की हुई है तो फिर कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये मेथड है ग्राफिक मेथड, इसमें ग्राफ से हमने बतानी है चीज़ें कि कैसे होती। तो इसके मुताबिक जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है वो क्या है, वो है लोअर
segment of demand curve, lower segment of demand curve divided by upper segment of demand curve, ये इसका फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ये ग्राफिक मेथड के अंदर आप इस तरीके से मेजर करें। अच्छा, अब ये मैं मेथड समझाने से पहले आपको ये बताऊंगा, सेगमेंट का मतलब है पार्ट। तो लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, अब जो मैं बात समझा रहा हूँ वो ये है कि फर्ज करें, अभी मेथड नहीं समझा रहा, ये ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ कि ये आपके पास क्यूडी है, ये प्राइस है, और फर्ज करें कि ये डिमांड कर्व है, और इस डिमांड कर्व पे आप यहाँ पर हैं इस ए पॉइंट पे। तो मुझे ये देखें, इसको हम कहते हैं डी और इसको हम कह देते हैं डी डैश। तो आप मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ कि इससे नीचे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लोअर सेगमेंट, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूँ कि ये लोअर सेगमेंट है। और इसी तरीके से ए है, ए से लेके ये डी डैश तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। और ये क्या है? ये है लोअर सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स पार्ट, लोअर सेगमेंट है ये ऑफ डिमांड कर्व, ऑफ डिमांड कर्व, डीसी मीन डिमांड कर्व। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब फर्ज करें कि पॉइंट जो है वो ए नहीं है बल्कि ये डी है, ये डी पॉइंट है। तो आप बताएं यहाँ पर लोअर सेगमेंट क्या है? इसके नीचे कोई पॉइंट है? नहीं है, तो लोअर सेगमेंट 0 है। और अपर सेगमेंट क्या होगा? डी से लेके डी डैश तक, ये सारा ही अपर होगा, लोअर है ही नहीं। समझ आई? इसी तरीके से अगर हम कहें कि आप पॉइंट किस पे हैं, आप डी डैश पे हैं, यहाँ पे हैं, तो इस पे लोअर सेगमेंट क्या है? लोअर सेगमेंट होगा डी डैश से लेके डी तक, और इसके ऊपर अपर सेगमेंट ये वाला होता ना, अगर होता तो इससे ऊपर होता, अगर होता तो फिर ये वाला हिस्सा होता, ये वाला जो अभी नहीं है। तो नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका अपर सेगमेंट नहीं है। समझ आ गई बात आपको? तो क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब हम अपने मेथड की तरफ जाते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि आपको ये समझ आ जाए कि जिस पॉइंट पर होते हैं उससे नीचे वाला हिस्सा लोअर सेगमेंट होता है और उससे ऊपर वाला हिस्सा अपर सेगमेंट होता है। ये आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद समझते हैं। मज़ीद ये है कि लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, अब हम इसको, चूंकि इसको ग्राफिक मेथड भी कहते हैं, तो ग्राफिक मेथड से इसको समझते हैं, ग्राफ बना के समझते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ये है ही क्या, कौन सा मेथड वाला? ये मेथड ही ग्राफिक मेथड है। तो ये क्यूडी और ये प्राइस, ये हमारे पास अब डिमांड कर्व बनता है। तो फॉर एग्जांपल ये डिमांड कर्व, ठीक है, ये डिमांड कर्व। अब इस जगह पर ये फर्ज कर लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे फर्ज किया था कि जस्ट अ मिनट, ये डी डैश है और ये जो पॉइंट है ये डी है।
तो अब ये हमारे पास जो कर्व बन गया है इसे हम कहेंगे डी डैश टी डिमांड कर्व। तो ये इससे बताना है हमने कि इलास्टिसिटी की डिग्री क्या होगी। तो कैसे बताएंगे, देखें ये बात आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि मैट्रिक की हो, तो एक जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसको n कहते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है बटे के इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, डी कह लें। ये बात मैंने पहले भी समझाई और मैंने ये बताया था कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, बराबर हो, तो जवाब 1 आता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में चले जाएं तो 10/10, तो जवाब क्या आएगा 1, ये आ गया है ना। तो न्यूमिनेटर भी 10 है, डिनोमिनेटर भी 10 है, तो जवाब 1 आ गया। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है, ये मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इसलिए समझा रहा हूँ कि ग्राफ ये समझने के लिए ये वाला आपको ये रूल आने चाहिए। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो जवाब ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे एग्जांपल ले लें 20 और ये 10, तो इसका जवाब 2 आएगा, है ना, 2 आएगा, तो ग्रेटर देन 1 आया ना। और इसमें देखिए न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये 3 रूल्स आपको पता हों। तीसरा क्या है कि अगर न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जवाब भी लेस देन 1 आएगा। जैसे 10/20, तो न्यूमिनेटर देखें 10 है यानी छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जवाब क्या आया 0.5, है ना, यानी 1 से कम आया। तो ये क्लियर होगी बात आपको। इसी तरीके से अगर अगर चौथी बात यह है कि अगर समथिंग ओवर 0 हो, तो जवाब क्या आता है, तो जवाब इन्फिनिटी आएगा। और अगर 0 ऊपर हो और नीचे कुछ भी हो समथिंग, तो जवाब क्या आएगा 0। तो ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर 0 बटे के नीचे आएगा तो इन्फिनिटी जवाब होता है, और 0 अगर बटे के ऊपर आएगा तो जवाब 0 होता है। ये 5 बातें अगर आपको पता हैं तो आप ये मेथड समझ लें कि आपको समझ आ गया। ये वाला मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला ग्राफिक मेथड। अब इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्कुल इसके मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी, ये फर्स्ट करें ये मिड में पॉइंट है और ये पॉइंट ए है। तो अब मैं पूछता हूँ कि एट पॉइंट ए, तो फार्मूला क्या होगा, इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं तो फार्मूला आपको पता है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, ए से लेके डी तक, तो फार्मूले में पुट कर दें ए से लेके डी तक जी, डिवाइडेड बाय, अब अपर सेगमेंट क्या है, ए से लेके डी डैश तक, तो ए से लेके डी डैश तक। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि इफ ए डी इज इक्वल टू ए डी डैश, तो जवाब क्या आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ इस जगह पर इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है। तो मिड ऑफ द डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी क्या आएगी, इक्वल टू 1। अच्छा, ये एक स्पेशल केस है ग्राफिक मेथड, जिसमें आप जो 5 डिग्रीज ऊपर पढ़ के आए, ये पांचों डिग्रीज आपको इसके अंदर एक ही डिमांड कर्व पे नजर आ जाएंगी। समझ आई बात, ये एक स्पेशल केस है। आप जरा देखें, अब फर्ज करें कि हम ए पॉइंट को भूल जाते हैं, और ए पॉइंट को भूलने के बाद हम कहते हैं कि ए नहीं, अब हम फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे हैं, ये बी पॉइंट। अब बताइए एट पॉइंट बी जी, अब लोअर सेगमेंट क्या होगा, तो बी से लेके डी तक होगा लोअर, है ना,
बी से लेके डी तक लोअर, और अपर क्या होगा, बी से लेके डी डैश तक वो अपर होगा। अब बताइए डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है? तो बी डी डैश इज ग्रेटर देन बी डी, है ना। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जवाब एक से क्या आएगा, कम। इसका मतलब ये है कि इस ए पॉइंट को छोड़कर ये सारा हिस्सा यहाँ तक बी डी तक, इधर इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगी। कोई भी ले लें, यहाँ ले लें पॉइंट, यहाँ ले लें पॉइंट, कहीं भी ले लें तो लेस देन 1 आएगी। इसी तरीके से अगर हम एट पॉइंट डी देखें, ये डी पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे देखें तो लोअर सेगमेंट फार्मूले में क्या है, लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट इससे नीचे है कोई नहीं है तो 0, और अपर सेगमेंट क्या होगा, डी डी डैश। तो 0 ओवर समथिंग अभी बताया था क्या होता है, ये लिखा हुआ है 0 ओवर समथिंग किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक हो गए, 3 पॉइंट समझ आ गए। अब आ जाएं किस पॉइंट पे भला, फर्ज करते हैं कि ये इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है ना जी। इस पॉइंट पे अगर आप आए तो ये पॉइंट क्या है, सी। अब बताएं एट पॉइंट सी क्या है जी, लोअर सेगमेंट बताएं फार्मूला के मुताबिक, लोअर सेगमेंट क्या है, सी से लेके डी तक डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या है, सी से लेके डी डैश तक। अब बताएं लोअर सेगमेंट बड़ा है या अपर, सी डी इज ग्रेटर देन सी डी डैश, है ना। सी डी है, सी यहाँ से लेके यहाँ तक डी है, और सी डी डैश यहाँ तक। तो अब न्यूमरेटर बड़ा है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो जवाब क्या आता है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जवाब ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है इस डी डैश को छोड़कर और इस ए को छोड़कर, इस ए को छोड़कर, सॉरी ये डी डैश से लेके यहाँ तक इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। कहीं पे भी ले लें, यहाँ ले लें पॉइंट, यहाँ ले लें, ग्रेटर देन 1 ही आएगी, करके देख लें। अब एक और पॉइंट देते हैं एट पॉइंट डी डैश। डी डैश पे लोअर सेगमेंट क्या है, क्योंकि फार्मूले में पहले लोअर सेगमेंट आता है ना, वो है डी डैश डी, और अपर इससे ऊपर कोई है डिमांड कर नहीं है, डी डैश से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो वो 0 आ जाएगा। तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी। अब आप नोटिस करें कि इलास्टिसिटी पांचों डिग्रीज आ गई, ये दोनों एक्सट्रीम केसेस आ गए, 0 इन्फिनिटी, ये लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये एक ही डिमांड कर्व पर पांचों डिग्रीज आएंगी। जब आपसे कहा जाए ना कि एक ही डिमांड कर्व पर बताएं तो आपने ज्योमेट्रिक मेथड से बतानी, समझ गए ना, ज्योमेट्रिक मेथड से बतानी है कि ये एक ही उससे कैसे आते हैं। लेकिन अगर आप 3 डिमांड कर्व आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप उसके मुताबिक बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेथड खत्म हो गया, जैसे आपने उधर बताया था कि जी एक ये है, ये लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है ना, ये वाला जो है वो ग्रेटर देन है और ये वाला इक्वल टू 1 है। तो ये है लेस इलास्टिक, ये है मोर इलास्टिक, और ये क्या है, इक्वल टू 1। लेकिन जब आप एक ही डिमांड कर्व पे बताएंगे तो फिर इस तरह बताएंगे, समझ गए, एक ही डिमांड कर्व पे बताएंगे तो इस तरीके से बताएंगे। तो ये है स्टोरी। अच्छा, अब एक काम और करके दिखाता हूँ आपको। ये वैसे पहला मेथड, पहला जो काइंड है वो खत्म हो गई है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो गई है। लेकिन अब मैं एक काम और करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एग्जांपल से मैं आपको
इलास्टिसिटी मेजर करके बता रहा हूँ फार्मूले के ज़रिए, सिंपल। ये प्राइस है, ये क्यूडी है, और हम ये कहते हैं कि ये 10 है और ये 5 है। कीमत क्या हुई? कम हुई। और ये डिमांड 2 है और ये क्या है? 4 है। तो कीमत के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, और आपसे कहा जाता है इलास्टिसिटी मेजर करें। तो आप इलास्टिसिटी यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं, ए, ये बी। अब इलास्टिसिटी आप लिखेंगे, इलास्टिसिटी आप लिखेंगे, सॉरी, आप लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है, तो उसका फार्मूला लिखेंगे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ये फार्मूले से जो करते हैं आप, तो ये है फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है ना जी? जब ए से बी पर जाएंगे तो ए ओल्ड पॉइंट होगा, बी न्यू होगा। तो अब आपने फाइंड करनी है, तो बताएं क्या होगा? चेंज इन क्यू पहले फाइंड करना है। तो हम तो न्यू क्या है? 4 है, ये 2 है। 4 में से माइनस करें 2 तो ये आएगा 2, डिवाइडेड बाय चेंज इन पी करेंगे तो 5 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा -5। अच्छा, और अब पी और क्यू कौन सा लिखना है? वो ऐसा लिखना है कि इसमें ज़रा देखें कि आपने हमेशा ओरिजिनल लिखना है, क्योंकि ए से आप बी पर जा रहे हैं, तो ओरिजिनल जो है यानी ओल्ड वैल्यू लिखनी है। तो ए ओल्ड क्या है? प्राइस 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, और ओल्ड क्वांटिटी क्या है? वो 2 है, वो 2 लिखेंगे। तो ये आपके पास आएगी इलास्टिसिटी ए से लेके बी तक, और इसका जवाब जो भी आएगा वो आप लोग लिख देंगे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का जो भी जवाब आएगा। फॉर एग्जांपल ये 10, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो जवाब क्या आएगा आपके पास? जवाब आएगा -2। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, जब आपने डिग्री बतानी है ना इलास्टिसिटी की, तो आपने माइनस साइन को इग्नोर करके बतानी है, ये भी ज़रा ज़हन में रखना है। माइनस साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो डिग्री अब इसको आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि आप इसको माइनस साइन को आपने इग्नोर करना है, तो आप कहेंगे ये ग्रेटर देन 1। समझ आ गई बात? इलास्टिसिटी जब भी तय करनी है साइन के बगैर करनी है। क्लियर? अच्छा, ये मैंने आपको मेजर करके बताई है ए से बी तक। अगर आप इलास्टिसिटी मेजर करें फ्रॉम बी टू ए, अब बी टू ए करें तो बी आपका ओल्ड पॉइंट हो जाएगा और न्यू मेरी बात समझ आ रही? तो अब फिर वही फार्मूला लिख लें। तो फार्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। अब आप इसी डाटा से मेजर करें, तो अब आपका जो न्यू पॉइंट है वो ए होगा। ठीक है ना? इधर पहले न्यू पॉइंट कौन सा था? ये न्यू था। ये ओ ए क्या था? ये ओल्ड था। समझ गए? इधर अब ये क्या है? बी ओल्ड है और ए क्या है? न्यू। तो न्यू माइनस ओल्ड करना है हमेशा, चेंज जब भी फाइंड करना है। तो अब ज़रा फाइंड करें। पहले हमने ए से बी इलास्टिसिटी मेजर की थी, अब हम बी से ए मेजर करेंगे। तो बी से ए जब मेजर करेंगे तो अब इसका उलट हो जाएगा। अब आप डेल्टा क्यू फाइंड करें तो क्या आएगा? 2 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? 2 में से 4 माइनस करेंगे, और इसी तरीके से जब प्राइस का फाइंड करेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड करना है, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना जी? और अब हमारी जो ओल्ड वैल्यू है वो बी है, तो बी पर जो प्राइस है वो क्या है? 5 है, और बी पर जो क्वांटिटी है वो क्या है? 4 है, क्योंकि बी हमारा ओल्ड पॉइंट। और इधर हमें पता है यहाँ पर हमेशा ओल्ड आती है वैल्यूज, जैसे यहाँ पर भी ओल्ड आई। क्यों आती हैं ओल्ड वाला? ये मैंने आपको इधर जब इसकी
डेरिवेशन बताई थी, तो ये बताया था आपको। ये ज़रा देखें, ये एक मिनट, पिछला लेक्चर याद करें। ये याद आ गया। इसमें ये देखें, ये P1 और Q1 आ रहा था, तो 1 का मतलब क्या था, ओल्ड था। ये देखें, ये लिखा हुआ है 1 का मतलब ओल्ड और 2 का मतलब न्यू। तो इधर हमेशा ओल्ड ही आनी है वैल्यूज, ये जेहन में रखनी है, समझ रहे? इस जगह पर ये ओल्ड ही आनी है, ठीक है। तो आ जाए इधर, तो ये इसका जो भी जवाब होगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो भी जवाब होगा, ये 5 से कैंसिल हो जाए, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये -0.5 आएगा, -0.5। तो आप ये देखें, अभी भी आप इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, क्योंकि जब हमने डिग्री बतानी है, वी इग्नोर द साइन। व्हेन, ये रूल याद रखें, व्हेन वी टेल द डिग्री ऑफ elasticity, we ignore the sign, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस, तो उसमें पहला जो था वो था परफेक्टली इनलास्टिक, और परफेक्टली इनलास्टिक का मतलब है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। इसको जीरो इलास्टिक भी कहते हैं। और दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक, इसको हम इन्फिनिट इलास्टिक भी कहते हैं। तो ये दो केसेस हैं, एक्सट्रीम केसेस। अच्छा, जो फर्स्ट केस है उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूरी और यहाँ पे प्राइस। तो ये फर्ज करते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, वर्टिकल है। ये है फर्ज कर लें डिमांड कर्व। तो दूसरा जो केस है उसमें क्या है, दूसरे केस के अंदर आपको समझ आ गया होगा क्या है। दूसरे केस के अंदर डिमांड कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ये एक्सट्रीम केसेस है। वैसे डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है लेकिन ये दो एक्सट्रीम केसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके अंदर जो है वो डिमांड कर्व क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल होगा। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है और फॉर एग्जांपल एक पॉइंट जो है वो ये है, और इसी तरीके से एक पॉइंट ये है, फिर एक पॉइंट ये है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। इन पे आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लें। इसी तरीके से ये एक पॉइंट ए है, फिर ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये पॉइंट जो है वो सी है, ये डी है, और इस तरह और बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं आप इन डिमांड कर्व्स के ऊपर। तो फर्ज करते हैं कि ए पॉइंट पर जो प्राइस है वो 2 है, और बी पर फर्ज कर लेते हैं 4 है, और सी पर फर्ज कर लेते हैं 6 है, और इस पर फर्ज कर लेते हैं 8, और फर्ज करते हैं कि डिमांड कितनी है, 100 है यहाँ पर। तो अब आप से कहा जाता है इलास्टिसिटी मेजर करें, तो आप मेजर कर लेंगे ना, फार्मूला आप लोगों को आता है।
जब आपको कहा जाए ना इलास्टिसिटी मेजर करें तो आपने सिंपली इलास्टिसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है ई पी इज इक्वल टू, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, और इसका फार्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ये फार्मूला। ठीक है ना जी। तो अगर हम इलास्टिसिटी मेजर करें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो चेंज इन क्यू फाइंड करें। आपको पता है कि चेंज इन क्यू कैसे फाइंड करते हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो अगर हम ए से बी पर चलें तो ए से बी तक क्या है, ए पर भी क्वांटिटी 100 है और बी पर भी कितनी है, 100 है। तो न्यू पॉइंट पे होगा, बी होगा ना, तो बी माइनस ए होगा। तो बी पर 100 और ए पर भी 100, 100 माइनस 100 0। ठीक है ना जी। और इस तरह चेंज इन पी फाइंड करना है तो बी पर प्राइस कितनी है, 4, और ए पर कितनी है, 2। तो 4 माइनस 2 2 इंटू, अब पी कौन सा लेना है, आपको पता है हमेशा यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आती है या ओल्ड वैल्यू आती है। तो ए से बी पर जा रहे हैं तो ए इनिशियल है, बी न्यू है। तो ए पर पी क्या है, ए पर पी जो है वो 2 है, और ए पर क्यू क्या है, वो तो 100 ही है। तो ये आपके पास जवाब क्या आएगा, 0। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर इलास्टिसिटी क्या है, ए से बी के दरमियान इलास्टिसिटी क्या है, 0। और मैंने आपको बताया था कि इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व को जीरो इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डिमांड कर्व इज वर्टिकल। जब भी डिमांड कर्व वर्टिकल होगा इलास्टिसिटी क्या आएगी, 0। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट सी तक इलास्टिसिटी फाइंड करें इसी वर्टिकल डिमांड कर्व के ऊपर, तो फार्मूला में आता है क्या है भला, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, जब भी कोई इलास्टिसिटी मेजर करने को कहा जाएगा और कोई भी मेथड नहीं बताया जाएगा, तो आपने ये सिंपल फार्मूला लगाना है, यही वाला, और इलास्टिसिटी मेजर करनी। ठीक है ना। अच्छा, अब आप आ जाएं बी टू सी, तो बी क्या हो जाएगा, ओल्ड पॉइंट, और सी क्या हो जाएगा, न्यू पॉइंट। तो चेंज इन क्यू निकालें, बी पर क्या है, बी पर भी 100 है और सी पर भी क्या है, 100 है। तो 100 माइनस 100, क्योंकि चेंज जब भी निकालते हैं तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 0। और अब चेंज इन पी फाइंड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो न्यू वैल्यू क्या है, सी, सी पर क्या है प्राइस, सी पर प्राइस जो है वो 6 है, और बी पर क्या है 4, तो 6 माइनस 4 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब पी और क्यू इनिशियल फिर दोबारा आना है, तो बी अब इनिशियल है, सी अब ओल्ड है, तो बी पर प्राइस क्या आ रही है, 4। तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे और क्यू वही है 100, तो जवाब फिर क्या आएगा, 0। इसका मतलब यह है कि जो वर्टिकल डिमांड कर्व होता है उसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो है वो 0 आती है, ये बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एट वर्टिकल डिमांड कर्व elasticity, price elasticity of demand remains the same at at uh, at every point, at every point,
एट एवरी पॉइंट, और वो क्या होती है, दैट इज जीरो। तो ये जीरो रहेगी। हो गया ना? अच्छा, अब अब क्या है, अब हम दूसरा देखते हैं, हॉरिजेंटल डिमांड कर्व। इस सूरत में डिमांड कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल। अच्छा, अब इस पे इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। जब इलास्टिसिटी इस पे मेजर करेंगे तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पहले मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू जी। अब यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं, फर्स्ट करेंगे है 50 फर्स्ट कर लेते हैं, और ए पर फर्स्ट करते हैं, क्वांटिटी जो है वो है 10, और बी पर कितनी है 20, सी पर कितनी है 30, और डी पर कितनी है 40। तो ये फर्ज कर ली वैल्यूज। अब हम मेजर करते हैं, ए से बी चलेंगे तो ए आपका इनिशियल पॉइंट होगा या ओल्ड पॉइंट होगा, और बी न्यू होगा। इस तरह जब आप बी से सी पर चलेंगे तो बी इनिशियल हो जाएगा, सी न्यू हो जाएगा। इस तरह जब आप सी से डी तक चलेंगे तो सी इनिशियल या ओल्ड हो जाएगा और डी न्यू हो जाएगा। तो हर अगला पॉइंट न्यू और उससे पिछला ओल्ड होगा। और अब डेल्टा क्यू फाइंड करते हैं ए से बी तक, तो बी माइनस ए होगा ना, न्यू माइनस ओल्ड होता है चेंज फाइंड करने के लिए। तो क्या जवाब आएगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। और बी पर अब प्राइस फाइंड करें, चेंज इन पी फाइंड करें, तो बी पर प्राइस 50 है और ए पर भी प्राइस क्या है 50 है, तो 50 माइनस 50 जीरो। अब पी और क्यू हमेशा इनिशियल लिखते हैं यहाँ पे, और ए पॉइंट पर क्या था पी 50, सॉरी ए पॉइंट पर क्या था, प्राइस क्या थी 50, और क्यू क्या है इनिशियल पॉइंट पर 10। तो जवाब क्या आएगा, 500 है ना, 500 डिवाइडेड बाई जीरो, और समथिंग ओवर जीरो क्या होता है, इंफिनिटी। तो ये हमारे पास आ गई ए से बी तक। तो मैं एक और पॉइंट पे फाइंड करके दिखा देता हूँ। दो पॉइंट्स के दरमियान होती है इलास्टिसिटी, पॉइंट बी से सी तक फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। तो क्या होगा, डेल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, समझ गए। तो ये हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर अब फाइंड करें तो क्या है, सॉरी ऐसे कर लेते हैं। तो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू बी से सी जा रहे हैं तो सी न्यू हो जाएगा, बी जो है वो ओल्ड है। तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। और चेंज इन पी फाइंड करें, बी पर भी 50 है और सी पर भी क्या है 50 है। तो सी माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। अब बी इनिशियल पॉइंट है, तो बी पर प्राइस क्या है 50 और क्यू क्या है 20। तो इसका जवाब भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या रहती है, सेम। चाहे ए से बी फाइंड कर लें या बी से सी कर लें या फिर सी से डी भी आप करके देखिएगा, तो इसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो है वो जीरो आएगी और इसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी इंफिनिटी आएगी। तो और क्या पता चला,
at horizontal demand curve, price elasticity of demand remains the same at every point, और वो क्या सेम रहेगी, इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस रह गए थे और हमने एक्सट्रीम केसेस को एक्सप्लेन किया है with the help of formula।